हे ऑल, आई होप आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट मुझे सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको कंटिन्यू पढ़ाती रहूँ। फाइन, हमने लास्ट टाइम 9th स्टैंडर्ड 3rd चैप्टर एटम एक्सप्लेन किया पढ़ा था। सो मैं उसके आगे आप लोगों को आज पढ़ाने वाली हूँ। चलिए, लेट अस बिगिन। In the beginning, the names of elements were derived from the names of the place where they were found for the first time. Initially, जब elements found हुए तो साइंटिस्ट ने सोचा कि इन्हें नेमिंग कैसे देना है, कैसे नेम्स देने हैं। तो फर्स्ट सब लोगों ने सोचा कि जहां से जो एलिमेंट मिला है हम उस जगह के नाम पर उस एलिमेंट को कुछ अलग सा नाम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, द नेम ऑफ कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम साइप्रस। साइप्रस इज अ प्लेस जहां पर सबसे पहली बार कॉपर ढूंढा गया। सो साइप्रस के नाम पर उन्होंने कॉपर को कॉपर नेम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम द स्पेसिफिक कलर्स। कुछ नेम जो भी मेटल है, लेट्स से अगर कोई मेटल है तो उस मेटल का जो कलर है उस कलर के हिसाब से उसे नेम दे दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। इंग्लिश का एक वर्ड है ऑरम जिसका मतलब होता है येलो। सो गोल्ड दिखने में येलो होता है, इसलिए उन्होंने ऑरम नाम से इसे नाम दे दिया AU। AU इज द इनिशियल फॉर्म ऑफ गोल्ड, साइंटिफिक नेम रादर आप कह सकते हैं। नाउअडेज IUPAC का फुल फॉर्म नीचे दिया हुआ है हमें, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जिस तरह से हर एक सेक्शन, हर एक सेक्टर के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि हम बोलें कि अगर हमारी पूरी इंडिया में जितनी भी बैंकें हैं तो उन्हें ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो उन्हें RBI ऑर्गेनाइज करता है। RBI जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है वो इंडिया में जितनी भी बैंकें हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, सभी को वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। उसी तरह से IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इज एन ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, जो जितने भी वर्ल्ड में एलिमेंट्स हैं, फाउंड एलिमेंट्स या जो भी नए साइंटिफिक रिसर्च होते हैं उनको अप्रूव करता है और उनको इंटरनेशनल लेवल पे अप्रूवल देता है ताकि वो आगे फर्दर स्टडीज में यूज किया जा सके। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, इसने कुछ नेम्स के कुछ एलिमेंट्स के नेम को अप्रूव किया है, सिंबल्स को अप्रूव किया और यूनिट्स को भी अप्रूव किया है, जो हम अभी नीचे देखेंगे। मेनी ऑफ द सिंबल्स आर द फर्स्ट वन और 2 letters फॉर द एलिमेंट नेम इन इंग्लिश। कुछ ऐसे हैं जिनका इंग्लिश में जो नेम है उसके फर्स्ट 2 letters को उन्होंने यूज किया है सिंबल बनाने के लिए। द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल is always written as a capital letter, uppercase, and the second letter is in small letter. Let's say if I say aluminium, so aluminium is A and L. So first letter I have to write in capital and second one should be in small alphabet only. That is the method to write. Hydrogen is single one, so हम capital H लिख सकते हैं। Aluminium, cobalt, so cobalt में C capital, O small. This is the way you have to write all the symbols of elements present in the world. Symbols of the elements are formed from the first letter of the name and a letter appearing later in the name. For example, chlorine, so chlorine is C and L, zinc is ZN. Other symbols have been taken from the names of example elements in Latin. Latin word अगर किसी एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन कर रहा है तो उसमें से भी कुछ नेम लिए गए हैं, कुछ जर्मन में भी लिए गए हैं और कुछ ग्रीक लैंग्वेज के भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सिंबल ऑफ आयरन इज Fe फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फेरम। फेरम इज द लैटिन नेम ऑफ आयरन, तो फेरम में से Fe वर्ड से हमने आयरन का सिंबल, आयरन को सिंबलाइज किया है। सोडियम इज Na इज नेट्रियम, सो नेट्रियम के फर्स्ट 2 letter है Na, उसे हम सोडियम के लिए यूज करते हैं। पोटेशियम इज K which is calcium. Therefore, each element has a name and a unique chemical symbol. हर एक, see here is the list. You can see aluminium Al, argon Ar, barium Ba, boron B. जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सबके लिए एक स्पेसिफिक सिंबल बनाया गया है जो स्पेसिफिक उसके लिए ही है और किसी एलिमेंट के लिए वो सिंबल यूज नहीं होता है। The above table is given for the reference. छोड़ो। Now the next topic is atomic mass. Atomic mass भी एक बहुत important topic है और अगर आपको एटॉमिक थियरी को समझना है, एटम्स को अच्छी तरह से समझना है, एलिमेंट्स को, पीरियोडिक टेबल को समझना है तो एटॉमिक मास जानना बहुत ज़रूरी है।
The most remarkable concept that Dalton's atomic theory proposed was that of the atomic mass. Dalton atomic theory में सबसे important जो concept था that was atomic mass. As I told you, atomic mass एक बहुत important concept है. According to him, each element had a characteristic atomic mass. उसके according हर एक एलिमेंट का एक पर्टिकुलर एटॉमिक मास होता है. द थियोरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी फॉलो होता है. सो वेल दैट साइंटिस्ट वर प्रॉम्प्ट टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें कि साइंटिस्ट को बहुत ईजी हो गया किसी भी एटम की साइज को डिटरमाइन करना. Since determining the mass of an individual atom was a relatively difficult task, relative atomic masses were determined using the law of chemical combination and compounds were formed. क्योंकि एटम इतने छोटे छोटे हैं तो हर एक छोटे एटम का एग्जैक्ट रेडियस फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल था. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिलेटिव एटॉमिक मास, मतलब अगर 0.00004 अगर रेडियस है तो उन्होंने उसे 0.005 राउंड नंबर में कन्वर्ट कर दिया या उसके रिलेटिवली नंबर चूज किए. चलो एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो शायद बेटर समझ पाएंगे हम. लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड मतलब मोनो मतलब वन. सो एक ऑक्सीजन एटम है तो उसे मोनोऑक्साइड बोलेंगे. एंड वन कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, formed by carbon and oxygen. It was observed experimentally that 3 gram of carbon combined with 4 gram of oxygen to form CO. उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किए तो उन्हें ये पता चला कि 3 ग्राम कार्बन को अगर हम 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो एक कार्बन, in other words, carbon combined with 4/3 times its mass of oxygen. ऑक्सीजन का जितना मास है उसमें से 4/3 टाइम्स कार्बन कंटेंट होगा कार्बन मोनोऑक्साइड में. Suppose we define the atomic mass unit, earlier abbreviated as AMU, but according to the latest IUPAC recommendation, it is now written as mu. This is read as mu. इसे U नहीं बोलना है आपको. Unified mass which is again read as mu, as equal to the mass of one carbon atom. Then we would assign carbon an atomic mass of 1 mu and oxygen an atomic mass of 1.33 mu. आई एम श्योर आपको ये जो मैंने रीड किया है वो समझ नहीं आया होगा. लेट मी एक्सप्लेन ये कैसे वर्क करता है. हमने ये माना है कि कोई भी जो कार्बन एटम है वो एक स्टैंडर्ड एटम है और उसके एटॉमिक मास को हमने स्टैंडर्ड एटॉमिक मास लिया. जैसे कि अगर मुझे वेट कैलकुलेट करना है तो 1 kg का एक स्टैंडर्ड वेट वाला जो स्टोन है वो होता है हमारे पास में और उससे ही हम बाकी चीजों को कैलकुलेट करते हैं. वैसे ही हमने कार्बन एटम के एटॉमिक मास को स्टैंडर्ड एटॉमिक मास लिया है और उसे स्टैंडर्ड लेकर हम बाकी के एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट करेंगे. अब मुझे यहाँ क्या बोला है, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन इज हाउ मच, 4/3 टाइम ऑफ कार्बन. सो हम काउंट करेंगे 4/3 टाइम कार्बन का कितना है. कार्बन का यूनिट कितना है, 1 एटॉमिक मास है. सी हियर इट इज 1.0 म्यू. सो 1 कार्बन का है, उसका 4/3 पोर्शन कितना होता है. सो 4 1 इज 4 डिवाइड बाय 3. अगर आप 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1/33 विच इज एटॉमिक मास यूनिट ऑफ ऑक्सीजन. आई होप अब आपको समझ में आ गया है कि वो स्टैंडर्ड यूनिट को लेकर बाकी सारों का एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करते हैं. हाउएवर इट इज मोर कन्वीनिएंट टू हैव दीज नंबर्स एज होल. हालांकि हमेशा हमें पता है डेसिमल नंबर्स को समझना थोड़ा मुश्किल होता है. अगर होल नंबर्स होते हैं तो उसे हम इजीली समझ पाते हैं. सो विल कन्वर्ट देम इन होल नंबर्स और अ नियर टू होल नंबर एज पॉसिबल. While searching for various atomic mass units, scientists initially took 1/16 of the mass of an atom, naturally occurring oxygen. ऑक्सीजन का 1/6 पोर्शन को उन्होंने स्टैंडर्ड मास कंटिन्यू मास लिया था
दिस वॉज कंसिडर रेलिवेंट ड्यू टू टू रीजन। क्यों ऐसा लिया उन्होंने? क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्टेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्म कंपाउंड। क्योंकि ऑक्सीजन सबसे नेचर में इजीली अवेलेबल था और ऑक्सीजन ही एक ऐसा एलिमेंट था जो मैक्सिमम केमिकल के साथ रिएक्ट कर सकता था, इसीलिए उन्होंने ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड कंपाउंड लिया और ऑक्सीजन के मास को स्टैंडर्ड मास लिया। This atomic mass unit gave masses of most of the element as whole number। और 1/16 अगर वो ले रहे थे तो बाकी सारे जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस होल नंबर में आ रहे थे, डेसिमल में नहीं आ रहे थे। अभी हमने यहाँ पर सॉल्व किया, इसमें एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना आ रहा है 1.33 विच इज अ डेसिमल नंबर, बट यहाँ पर 1/16 लेकर अगर उन्होंने सॉल्व किया तो उस टाइम जितने एलिमेंट प्रेजेंट थे उन सब का एटॉमिक मास होल नंबर में आ रहा था। हाउएवर इन 1961 फॉर अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 आइसोटॉप was chosen as the standard reference for measuring atomic mass। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए कार्बन 12 को रेफरेंस लिया गया और उसके अकॉर्डिंग ही बाकी सबकी वैल्यू काउंट की गई। वन एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास equal to exactly 1/12 of the mass of one atom of carbon। The relative atomic masses of all element, relative क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने 1/12 को स्टैंडर्ड लिया है और बाकी सब के एटॉमिक मासेस को उसके रिलेटिवली मल्टीप्लाई करके ही वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। Have been formed with respect to an atom।